बेटा हो तो ऐसा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सब विदेश से डॉक्टर बनकर लौटे बेटे ने अपनी माँ की दुर्दशा देखी तो बेटे ने सिखाया ऐसा सबक कि पापियों की चीख निकल गई। आज महेश विदेश से अपने घर लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रह कर आ रहे थे। दरअसल महेश पिछले 5 सालों से विदेश में ही रह रहा था और इस दौरान 7 महीने पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के करीब 3 घंटे पहले उसके पिता ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता की आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बन के हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पे वो बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा न लग जाने के कारण वो नहीं आ पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं मेडर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। और बूढ़ी दादी माँ तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ वो उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। महेश मधुर ख्याल अपने मन में लिए घर पहुँचा तो देखा कि उसकी भाभी दिशा रसोई में एक बच्चे के लिए खाना बना रही थी। महेश के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वे अपने चाचा को पहचान नहीं पाया, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर महेश की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन महेश यह देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। महेश को वहां देखकर बोले, अरे भैया, आप तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था और अब आपके देवर को यहाँ के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। यह सुनकर दिशा की आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी, दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए महेश अपने माता पिता के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वो दादी के कमरे में गया। दादी दादी देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वो हैरान रह गया कि दादी भी कमरे में नहीं थी। तभी महेश का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहती है। जल्दीबाजी में उसकी भाभी दिशा पानी लेकर आई। महेश तो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था। अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी वो बंटी क्या कह रहा था? अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, दिशा ने हड़बड़ाते हुए कहा और बंटी को आंखें दिखाकर इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी महेश बोला, लेकिन भाभी माँ और दादी कहाँ हैं? तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तभी उसकी भाभी दिशा अपने चेहरे पे फीकी मुस्कान लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था ना माँ जी, तो दादी के साथ दिन रात की यात्रा पे गई है। पर भाभी, यात्रा पे तो माँ और दादी 1 महीने पहले गए थे। अब तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मैं उन्हें कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर उनको फ़ोन ही नहीं लगता। महेश बोला, अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है माँ जी, 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था और उन्हें बताया था कि उन्हें आने में कुछ समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है ना, इसी कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। परेशान होने की कोई बात नहीं है देवर जी, वो बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर दिशा वापस रसोई में खाना बनाने चली गई और महेश थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। दरअसल महेश का संयुक्त परिवार से था,
विदेश जाने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था। महेश के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान रखते थे। उसके भैया भाभी भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आज इस घर में पता नहीं क्या हो गया है। यह बात महेश को समझ में नहीं आ रही थी। महेश ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी। अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो भी पैसे वो कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भेजा करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा न लग पाने के कारण वह नहीं आ पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी। पिछले 1 महीने से कुछ ऐसा ही हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बातें करते थे। महेश लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारते जा रहा था। तभी दिशा कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। लेकिन अपनी दादी माँ और माँ से इतने वर्षों बाद मिलने का जो उत्साह महेश के मन में था, वो सारा का सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा भतीजे उसके पास आए और बोले, चाचा, हमारे लिए क्या लाए हो? तभी महेश ने उन दोनों को अपने बैग से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और दादी भी घर पे नहीं है। ऐसा सोच सोचकर महेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना ही घर काटने को दौड़ रहा हो। महेश के शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए महेश ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ अजीब तो है, यह सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। लेकिन अगले दिन महेश ने अपनी माता पिताजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही महेश अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के सभी कर्मचारी झुककर उसका अभिवादन कर रहे थे। महेश जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोगों से बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। महेश को भी मरीजों का दुख दूर करने का बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब महेश मरीजों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पे निकला तो अस्पताल के बेड पे लेटी हुई एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल कांप उठा। उस बूढ़ी अम्मा के शरीर को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ जानी पहचानी हो। वो दीवार की ओर चेहरा करके सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक रहा था। चांदी से चमकते हुए बाल उनके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उसकी बूढ़ी अम्मा को देखकर महेश को कुछ आकर्षण सा महसूस हुआ। महेश जब केबिन की ओर वापस जाने लगा, इसी समय सभी सफाई कर्मचारी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे, कूड़ा कचरा उठाने में लगे थे। फोन पर बात करते करते अचानक से महेश के कानों में एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल के एक नर्स एक उदय उम्र की सफाई कर्मी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम नहीं हो पाता तो नौकरी क्यों करने आते हो? घर पे क्यों नहीं बैठ जाते? ढंग से पोछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनी जा रही थी। देखकर महेश को बड़ा बुरा लगा। जैसे ही वो उस और गया, उस महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। यह सोचते हुए जैसे ही थोड़ा और नज़दीक आया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर महेश दंग रह गया, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ थी। महेश को सामने देखकर उसकी माँ की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तभी वो नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। उसी समय महेश की सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो तुम्हें मैं निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? यह कोई नौकरानी कूड़ा करकट उठाने वाली नहीं है, बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से महेश की ओर
देखने लगे। तभी महेश के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हाल में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और दादी कहाँ है? अपने बेटे को देखकर अनीता जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट के रोने लगी और उसे अस्पताल के बेड पर लेटी हुई उसी बूढ़ी अम्मा के पास ले गई, जो फटी हुई साड़ी से निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी को ऐसी हालत में देखकर महेश का दिल करुणा से भर आए। तभी उसकी दादी भी नींद से जगी। अनीता जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे को सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन महेश के दिमाग में हजारों सवाल खो रही थी। वो बोला, माँ दादी और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, आप मुझे बताइए क्या बात है? तभी दादी ने कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई मोहित ने तेरे पिताजी के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे पिता के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनवाने में खर्च कर दी थी। अपने बुढ़ापे के बिल्कुल भी पैसा नहीं रखे थे। लेकिन तेरे पिता के जाने के बाद तेरी माँ को दवाई के लिए और छोटी छोटी ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए था। तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50 देने में भी आफत आती थी। दिशा बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए नए सूट कपड़े खरीद कर लाती थी। उसे मोहित को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारी माँ 100 रुपये भी मांग लेती तो घर में एक तूफान आ जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वो दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे थे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू से करवाती थी और सब मेरे और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी। तेरी माँ तो मुझे सब कुछ देखकर बड़ा दुख होता था बेटा, और अगर मैं कुछ कहती तो जोर जोर से चिल्ला कर मुझे डरा धमका कर चुप करा देती और कहती, एक तो परे परे हमारे खर्चे बढ़ा रही है, ऊपर से मुझे नसीहत देती है चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा, नहीं तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी महेश की माँ अनीता जी ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी है या तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने उसे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे, तब दिशा बहू ने घर में कलेश शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बस मेरी छाती पे बोझ बनकर बैठी हुई है तुम्हारी माँ और दादी। मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकती, आए दिन दोनों बीमार पड़ी रहती है। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस का नहीं है इनको बनाकर खिलाना। तुम ऐसा करो, या तो इन्हें किसी भी तरह आश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। दिशा बहू की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मोहित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान रह गई थी यह देखकर कि मोहित को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन इस तरह से बीते होंगे कि मोहित मुझे कहने लगा कि मैंने हॉस्पिटल में रहने वाले अपने मित्र से दादी की तबीयत के बारे में बात की है। वो एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। माँ आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आपके भी साथ में ले जाएंगे। बस आप कल तैयार रहना, और हाँ वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपना और दादी के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है, इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन दिशा और मोहित हमें गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बैठा कर दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं।
मैं और अम्मा जी बहुत देर तक कहीं बैठे रहे, उन दोनों के आने का इंतज़ार करते रहे कि कब लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखा कर लेकर जाएंगे। बैठे बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन न तो मोहित वापस आया और न ही दिशा बहू का कुछ पता चला था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। लेकिन जो बात मैं समझ नहीं पाई वो अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, बल्कि वो तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर महेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तभी सुनीता जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अनीता जी अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट के रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखा दिया। लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया कि माँ जी को तेज बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में ले गई। डॉक्टरों को दिखाया तो माँ जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह भी दी गई। लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्च उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतज़ाम किए तो माँ जी का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वे पैसे आखिर कब तक चलते? 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कहा दिया था अगर पैसे नहीं है तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। महेश, अम्मा जी की हालत देखकर तो मैं तो बस रोए जा रही थी। जब एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझसे रोने का कारण पूछने लगी तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया था। फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगे क्या? मैंने झट से हाँ कर दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवाया। यह काम करते करते अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी बेटा। लेकिन कह रह कर अपनी बहू बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाता था। ऐसे कहते कहते अनीता जी बिलख बिलख के रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते महेश लगातार भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि कहीं महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उसका चेहरा झाड़ियों से भर गया था। माँ और दादी दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यह देखकर महेश से रहा नहीं गया था। वो गुस्से में उभर रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेन कर दो। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर महेश ने केबिन से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। महेश ने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट देखी और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद महेश बोला, दादी मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर अनीता जी और दादी दोनों सहम गए, क्योंकि वो लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहती थी जहाँ उनके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर व्यवहार होता था। तभी महेश बोला, माँ दादी वो घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को लेकर महेश के साथ घर पहुंचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वो अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी दिशा की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। दिशा और मोहित अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। महेश ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी दिशा भड़कती हुई बोली, यह क्या बदतमीजी है? महेश ने कहा, आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बातें दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी दादियों और मेरी माँ से मुझे अभी बाद उनसे बात करनी है। तब उसका भाई मोहित बोला, तुम्हें कितनी बार बताया गया है कि वह दोनों वृंदावन की यात्रा पे गए हैं? अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वो केदारनाथ की यात्रा पे गए हैं। यह सुनकर उसका भाई सकपका गया।
हड़बड़ाते हुए कुछ कहने लगा। उसी समय महेश के सब्र का बांध टूट गया। महेश चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलोगे आप लोग, सच सच क्यों नहीं बताते कि आपने उन दोनों को धोखे से घर से निकाल दिया है। तभी महेश ने अपनी दादी और माँ को आवाज़ लगाई और घर के अंदर बुलाया। अनीता जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू के गाल पे जोरदार तमाचा रसीद कर दी। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंस हंस के बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे, वे लोग अब उन्हें द्रोण की नज़र से देख रहे थे। देखकर फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वो पुलिस भी हाजिर हो गई। तब महेश ने, वहाँ इंस्पेक्टर साहब वही लोग हैं जिन्होंने मेरी अम्मा और मेरी दादी के साथ जानवरों की से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया है। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया और ददर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है वो दुकान में मेरी दादी के नाम पे है। जैसे दिशा और मोहित ने पुलिस को देखा, उसे दिन में तारे नजर आने लगे। वो दोनों झट से अपनी दादी के पैरों में गिर गए। बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अनीता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों ने की है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की बातें सुनकर दिशा अंदर तक कांप गई और रुआसी आवाज़ में बोली, माँ जी हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर अनीता जी पत्थर बनी तस से मसखरी रही। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीट कर बाहर लेकर गई, तभी अनीता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं अपने कंप्लेन वापस लेती हूँ। यह सुनकर दिशा और मोहित खुश हो गए। फिर अनीता जी ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। माफ़ी तो तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेन मैं केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माता पिता को घर में पड़े पुराने और फालतू सामान लगने लगते हैं, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान लगते हैं। अनीता जी की बातें सुनकर मोहित और दिशा की नज़र झुक गई। शायद वो अपने लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। फिर अनीता जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वो है महेश। सिर्फ महेश। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर मोहित की हैरानी का ठिकाना न रहा। मोहित और दिशा अनीता जी के आगे रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन अब इस बात से के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके कुकर्म की सज़ा उन्हें सुना दी गई थी। एक समझदार बेटे ने अपनी माँ और दादी की ज़िंदगी संवार दी, उन्हें नर्क भरी ज़िंदगी से मुक्ति दिलाई। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पर यदि न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।